नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या द इनसाइट। तो अपना टॉपिक चल रहा है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और उसी में अपना एक टॉपिक है फ्योल एंड लूथर गुलिक इज व्यू ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब लूथर गुलिक और हेनरी फ्योल के प्रशासन के संबंध में क्या विचार है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल की बात करने से पहले अपने इससे पहली क्लास में क्या पढ़ा था कि शैक्षिक प्रशासन क्या है और शैक्षिक प्रशासन के साथ साथ शैक्षिक प्रबंध क्या है। तो दोनों ही मैंने आपको बताया था कि दोनों ही शब्दों को कभी कभी एक जैसा मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशासन जो हमारी सरकार है, हमारी शिक्षा के संबंध में जो नीति जो नियम बनाती है उसे कहा जाता है। इसी तरह प्रबंध प्रबंध कहा जाता है जो एक विद्यालय में वहाँ का जो स्टाफ होता है वो पूरा स्टाफ वहाँ की जो भौतिक और मानविक दोनों ही संसाधन है, मतलब वहाँ एक विद्यालय में जो वहाँ का कक्ष है, वहाँ का खेल का मैदान है, लाइब्रेरी है, वहाँ का स्टाफ है, उन सबको मिलाकर जो प्रबंध किया जाता है, प्रबंध जो नियम बनाए जाते हैं उनको लागू किया जाता है, वो होता है प्रबंधन। यानी कि प्रशासन और प्रबंधन दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही शब्दों को कभी कभी हम एक जैसा मान लेते हैं। तो अभी ये दोनों ही शब्द थे, इन दोनों शब्दों को लेकर हेनरी फ्योल ने क्या विचार दिए। देखो, अपने बात करें हेनरी फ्योल की, तो हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी लोक प्रशासक थे और इनकी खुद की एक कंपनी थी और उन्हीं में जब इन्होंने जब काम किया और अनुभव किया कि हम कुछ नियमों के द्वारा या कुछ ऐसे नियम लागू कर सकते हैं जिनको हम लागू करने के बाद अपने कार्य को अच्छे रूप से कर सकते हैं। तो इन्होंने जो नियम बताए, तो इन्होंने जैसे तो पहले तो ऐसे 14 सिद्धांत दिए थे, लेकिन उन 14 सिद्धांतों को शिक्षा में लागू नहीं किया गया। वो 14 सिद्धांत जैसे कोई भी औद्योगिक क्षेत्र था वहां लागू किए गए और इन सिद्धांतों के साथ साथ उन्होंने 5 कार्यों को बताया और ये जो पांचों कार्य थे इनको इन पांचों कार्यों को प्रशासन में, शैक्षिक प्रशासन में प्रयोग किया गया। तो इसको हम शॉर्ट में याद करने के लिए POCCC ये कह देते हैं, ठीक है। तो ये POCCC, तो P से पहला इसका जो अक्षर है उसको लेंगे P प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन O, C से कमांडिंग, यहां पर कोऑर्डिनेशन समन्वय C, और तीसरा है कंट्रोलिंग नियंत्रण करना C। तो इस तरह से अपने इसको याद रखने का जो तरीका है POCCC, ठीक है। हेनरी फ्योल ने दिए थे जिनको उनके 5 तत्व या 5 कार्य कहा जाता है। तो अब बात करते हैं अपने कि हेनरी फ्योल ने क्या कहा। हेनरी फ्योल कहता है कि जब भी हम कोई कार्य करेंगे, ठीक है, तो जैसे अपने कोई भी काम करते हैं तो अपने अगर उसको बिना प्लानिंग किए, बिना कोई सोच विचार के करते हैं तो वो कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें कोई भी कार्य करना है तो उसकी क्या करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, यानी कि प्लानिंग करनी चाहिए। योजना बनाना, जैसे कि अपने बात करें कि हम कहीं पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाने जाने से पूर्व हमें क्या करना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने समय तक पढ़ाना है, ये सब हमें योजना बनानी पड़ती है। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि जो योजना बनाई जाती है कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो प्रशासन के द्वारा किया जाए, चाहे वो प्रबंधन के द्वारा किया जाए, यानी कि सरकार के द्वारा किया जाए, या फिर उस शैक्षिक संस्थान में जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया जाए, उसकी पहले हमें एक योजना बनानी होगी। योजना में क्या हो सकती है, योजना साप्ताहिक भी हो सकती है, योजना मासिक भी हो सकती है, योजना त्रैमासिक भी हो सकती है, 6 माही हो सकती है और वार्षिक भी हो सकती है। जिस प्रकार से अपने बीएड में जब लेसन प्लान बनाते हैं तो इसमें हम इकाई पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना,
इसके साथ साथ दैनिक पाठ योजना, है ना? 1 दिन की दैनिक पाठ योजना और इकाई योजना पूरी इकाई की और वार्षिक पाठ योजना पूरे साल की योजना। तो इस प्रकार से हम अपनी पाठ पढ़ाने की जो योजना बनाते हैं। तो उसी प्रकार से हेनरी फैयल क्या कहते हैं कि जब भी हम कोई काम करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी योजना बनानी होगी। बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। दूसरा ये क्या कहते हैं कि संगठन, ठीक है? ये अपने से एक कहावत सुनते हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है ना? बचपन में एक कहानी भी सुनी है हमने कि किस प्रकार से एक किसान था, उसके 4 बेटे थे और चारों मिल-जुल के नहीं रहते थे। फिर वो एक लकड़ी का गट्ठर मँगाता है। उस लकड़ी के गट्ठर को जब वो अलग-अलग तोड़ते हैं, अलग-अलग एक लकड़ी तो टूट जाती है, लेकिन जब वो इकट्ठा तोड़ते हैं तो वो लकड़ी टूटती नहीं है। तो क्या कहा जाता है कि संगठन में ही शक्ति होती है। हेनरी फैयल भी कहीं तक इस बात का समर्थन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे, पहले योजना बनाएँगे और योजना बनाने के बाद में उस संगठन में किस प्रकार से कितने लोग कार्य करेंगे, कौन-कौन होगा, उसका अगर कोई कंपनी है तो उसका मैनेजर, उसके कर्मचारी, उसके फिर वो चपरासी वगैरह सारे। ऐसे ही विद्यालय में अगर हम कोई संगठन का निर्माण करते हैं, तो उसका स्टाफ, पूरा स्टाफ, ठीक है? प्रधानाचार्य से लेकर और चपरासी तक और उसके साथ-साथ वहाँ के भौतिक संसाधन भी, मतलब विद्यालय है तो वहाँ के भौतिक संसाधन, उसकी कक्षा कक्ष, विद्यालय की बिल्डिंग, वहाँ का खेल का मैदान, वहाँ का पुस्तकालय, सभी चीज़ों को, मतलब हम कोई भी कार्य जब करेंगे तो सबसे उसके बाद हमें क्या करना है, पहले प्लानिंग करनी है और उसके बाद में हमें संगठन बनाना है, ठीक है? संगठन मतलब जो भी हमारा कार्य करने के लिए जो हमें व्यवस्थाएँ चाहिए, जो कर्मचारी चाहिए और उसके साथ-साथ जो भी और अन्य संसाधन चाहिए, वो सब इस संगठन में आएँगे। तीसरा है आदेश देना, मतलब कमांडिंग। अब हमने योजना बना ली, ठीक है? और हमने अपने कर्मचारियों को भी रख लिया, कर्मचारी रख लिए हमने और उस उन कर्मचारियों को हम अब आदेश देंगे। आदेश क्या देंगे? जो हमारे नियम या जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, ठीक है? जो मैंने उद्देश्य और जो नियम बनाई हैं, उन उद्देश्यों और नियमों को लागू करने के लिए हम जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनको आदेश देंगे कि आपको ये कार्य करना है और इस व्यवस्था के या इस नियम के अकॉर्डिंग आपको ये कार्य करना है और ये कार्य करते समय आपको इन-इन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। अब चौथा आता है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। अब समन्वय किसमें? देखो, समन्वय जब भी हम कोई भी संस्था में या फिर कोई भी संस्थान में हम काम करते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे वो कोई महाविद्यालय हो या अन्य कोई भी छोटी-मोटी कोई भी संस्था होती है, तो उस संस्था के अंदर जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तो वहाँ पर अच्छे से काम नहीं हो सकता। अब समन्वय किसके बीच में होगा? जो हमें आदेश देने वाला है, यानी कि जो हमारे ऊपर है, वो हमारे साथ किस प्रकार से समन्वय स्थापित करता है। अब समन्वय स्थापित करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ आपसे नियमों का पालन करवाया जाए। आपके साथ अच्छे से व्यवहार करके, मतलब जो भी वहाँ पे कर्मचारी काम करने वाले हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करके और सबको जो नियम है, उनको अच्छे से समझाकर अपने कार्यों को पूरा करवाया जा सकता है। अब हम समन्वय स्थापित करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हमेशा हमें एक मालिक की तरह बात न करके, हमें जो अपने साथी होते हैं, जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं, वो हमारे जो सहयोगी होते हैं, उनको अपने सहयोगी की तरह, अपने जो साथी की तरह उनके साथ ट्रीट करेंगे, तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो इस बात का भी हेनरी फैयल ने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हमारे कर्मचारियों से बात करें, तो उनके साथ अच्छे से समन्वय स्थापित करना चाहिए। लास्ट इन्होंने जो कार्य बताया वो है नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। ये क्या कहते हैं कि देखो, योजना बना ली हमने, ठीक है? उसके बाद हमने संगठन भी स्थापित कर लिया, उसके बाद हमने आदेश भी दे दिए, जो कार्य हमारे हैं उनके काम करने के लिए हमने आदेश भी दे दिए और सबके साथ अच्छे से समन्वय भी स्थापित कर लिया। जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन भी हो गया, तो हमें इनको नियंत्रण करना भी ज़रूरी है। और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? नियंत्रण करने के लिए हम इनके साथ कोई अपनी बैठक बुला सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं और
ये बात कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कोई योजना नहीं बनानी, इस नियंत्रण में हमें कोई योजना नहीं बनानी। इस नियंत्रण में हमें क्या करना है, हमारी जो बैठक ले रहे हैं उसमें हमें क्या करना है कि हमने जो नियम निर्धारित किए थे, हमने जो योजनाएं बनाई थी, हमने जो उद्देश्य स्थापित किए थे, उन उद्देश्यों को हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस चीज को हमें इस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं। किसके द्वारा? एक बैठक के द्वारा, मीटिंग के द्वारा। और उस मीटिंग और उस बैठक के दौरान हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, हमें सिर्फ जो उद्देश्य है, जो नियम नीति निर्धारित किए गए थे, वो हमारे पूरे हो रहे हैं या नहीं, सिर्फ इसी बात को इसमें ध्यान रखना है। तो अब लुथर गुलिक का प्रशासन का क्या सिद्धांत दिया, उन्होंने प्रशासन के बारे में क्या कहा। तो गुलिक ने उर्वरिक के साथ मिलकर प्रशासन को एक विज्ञान बनाने का प्रयास किया और संगठन के सार्वभौमिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो लुथर गुलिक एक अमेरिका के विद्वान थे, ठीक है, और इन्होंने भी लोक प्रशासन में अपने जो विचार दिए, लोक प्रशासन के लिए दिए। और इनके साथ इनके एक मित्र थे उर्विक, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर ये कहा कि जो प्रशासन है उसको हम क्या बनाएंगे, विज्ञान बनाएंगे। अब विज्ञान क्या होता है, आप सबको पता है कि जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। और सार्वभौमिक क्या होता है कि जो सभी जगह सत्य पाए जाते हैं। जैसे कि अपने बात करें कि 2+2 हमेशा 4 ही होते हैं, ठीक है, चाहे वो अपने यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं 2+2 4, ठीक है, चाहे अपने कहीं बाहर करें। इसी प्रकार CO2 से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत, मान लो अपने कह सकते हैं कि जो साइंस में जो सिद्धांत लिए गए, जो गणित के जो सिद्धांत है, वो सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, मतलब हर जगह वो एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो गुलिक और उर्वरिक ने भी ऐसा कहा कि हम इस प्रकार से प्रशासन को विज्ञान बनाए कि उसके जो भी सिद्धांत हम स्थापित करें वो हर जगह, हर समय, मतलब हर कंडीशन में, हर जगह कोई भी संस्थान हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो कोई औद्योगिक संस्थान हो, उनमें वो हमेशा ही एक जैसे रहें, मतलब अपने उनको लागू करें तो वो कभी भी चेंज ना हो, मतलब वही रहे। उसी योजना के साथ अगर हम काम करते जाएं तो वो हमारा काम सही रूप से होता रहे। तो इन दोनों ने ये प्रयास किया। और अपने ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा सुधार का प्रयास किया हेनरी फ्योल के विचारों में। अब अपने बात करते हैं लुथर गुलिक के पोस्ट कोर्प सिद्धांत की। तो लुथर गुलिक का जो ये सिद्धांत है, गुलिक ने इस सिद्धांत को, उनके मित्र थे उर्विक, उसके साथ मिलकर इन्होंने ये सिद्धांत दिया। अब देखिए, जैसे अपने इससे पहले जो सिद्धांत पढ़ा था हेनरी फ्योल का, फ्योल का सिद्धांत था जिसको POCCC ये नाम दिया गया। कहना कि मतलब हेनरी फ्योल ने जो 5 कार्य बताए थे, उन 5 कार्यों के जो पहला स्टार्टिंग जो वर्ड था उसमें लेकर इसके सिद्धांत को POCC नाम दिया गया। अब बात करते हैं अपने गुलिक के सिद्धांत की। तो गुलिक ने अपने सिद्धांत में 7 कार्यों को बताया। यह प्रबंध के 7 कार्यों का एक संक्षिप्त रूप है जिसे हर प्रबंधक, यानी कि प्रबंधक मतलब जो भी प्रबंध करने वाला होता है, उसमें शैक्षिक प्रशासन भी शामिल होता है, को ये करने ही चाहिए। मतलब ये कार्य अपने करेंगे तो ही अपना जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। अब सबसे पहले जो इनका कार्य आता है वो आता है प्लानिंग। P पहला अक्षर लिया, ठीक है, उसका O ऑर्गेनाइजेशन, S स्टाफिंग जो कर्मचारी होते हैं, D से डायरेक्टिंग, CO मतलब अपने 8 शब्द है लेकिन इन C और O दोनों को साथ लेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन, R रिपोर्टिंग और B से बजटिंग, जो हमारा बजट होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने जो कार्य थे उनके 7 भागों में डिवाइड किया और इनका इस प्रकार से हम इन सातों नियमों को या इन सातों कार्यों को अगर अपना लेंगे तो हमारा जो प्रशासन है और प्रबंध है वो दोनों अच्छे से कार्य कर पाएंगे। हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन 7 कार्यों के हिसाब से अगर चलते हैं तो हमारा ये कार्य अवश्य ही पूरा होगा। तो सबसे पहला आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग मतलब नियोजन। नियोजन मतलब कि हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसको नियोजित तरीके से किया जाता है। अगर हम किसी कार्य को नियोजित तरीके से नहीं करेंगे तो वह कार्य हमारा सफल नहीं होगा, अच्छे रूप से नहीं होगा। कार्य हो तो जाएगा जैसे तैसे, लेकिन वो क्या होगा, पूर्ण रूप से, सही रूप से जो हमारे उद्देश्य हैं वो पूरे उससे नहीं होंगे। तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले उसकी योजना तैयार करेंगे कि हमें हमारा ये उद्देश्य, हमारा ये लक्ष्य पूरा करना है, तो हम उसके लिए पहले योजना बनाएंगे। जैसे कि हम कहीं कोचिंग सेंटर में जाते हैं, अपने को तैयारी करते हैं, ठीक है। तैयारी करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोचिंग लेनी है, हमें सिर्फ टेस्ट देना है, या फिर हमें कोई ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। मतलब अपना एक योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार हम पढ़ते हैं और आगे हम सफल भी होते हैं। तो उस योजना को लेकर जब हम काम करेंगे, मतलब तभी हम सफल होंगे। अगर हम बिना योजना के ही चलो ठीक है आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ऐसे करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अब संगठन क्या होता है जी? संगठन हो गया कि हमने कोई योजना बनाई। जैसे एक अपने शैक्षिक प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो मान लो हमने एक योजना बनाई कि हम इस कक्षा कक्ष का हमारा उद्देश्य ये है, इस कक्षा कक्ष में हमारा ये पाठ्यक्रम पढ़ाने का उद्देश्य ये है। तो हमने योजना तो बना ली, लेकिन इस योजना को पूरा करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होगी, चाहे वो शैक्षिक संगठन हो, चाहे वो और कोई संगठन हो। तो सबसे पहले हमें एक संगठन बनाना होगा कि जैसे कोई कार्यालय है तो उसमें ये मैनेजर के पद पे रहेगा, ये एलडीसी के पद पे रहेगा, ये हमारे सहायक कर्मचारी रहेंगे। इसी प्रकार अगर हम विद्यालय की या महाविद्यालय की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें भी पहले प्रधानाचार्य, फिर अन्य टीचर, उसके बाद अन्य सहयोगी जो कर्मचारी होते हैं, उन सबका एक संगठन तैयार किया जाता है। इसमें हम सिर्फ योजना बनाते हैं एक तरह से संगठन की, कि इसमें हम किन किन कार्मिकों के कर्मचारियों को रखेंगे। उसके बाद में स्टाफिंग मतलब कर्मचारी प्रबंधन। अब कर्मचारी प्रबंधन में क्या आएगा, देखो हम जब कोई भी कर्मचारी रखते हैं मतलब किसी भी योजना में, तो उसके लिए कोई ना कोई हमारी शैक्षिक योग्यता होती है। शैक्षिक योग्यता भी हो सकती है या फिर अन्य एक्सपीरियंस की योग्यता भी हो सकती है। तो जब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे या फिर इस कार्य को हम करेंगे, तो हमें ये देखना है कि जिस उद्देश्य लेकर हम अपने कार्मिकों की, अपने स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं, तो क्या उनमें वो योग्यता है क्या। दूसरा, योग्यता के साथ साथ उनकी भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उनका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद उनको कब कब पदोन्नति मिलेगी, और उसके साथ साथ कब उनका जो कार्यकाल है वो पूरा होगा। ये सब जानकारी हमें इस स्टाफिंग वाले कार्य में करनी है। उसके बाद में डायरेक्टिंग, तो इसमें हम निर्देशन देंगे, मतलब जो हमारा स्टाफ है, हमने योजना बना ली, योजना बनाने के बाद हमने संगठन बना लिया, संगठन में ये ध्यान दे लिया कि हमें कौन कौन से कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। संगठन के लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन से कर्मचारी हमारे लिए आवश्यक हैं, ठीक है। अब इसमें कर्मचारियों का प्रबंध हुआ कि जिन जिन कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है, तो उनकी भर्ती कैसे होगी, ठीक है, उनकी भर्ती कैसे की जाएगी, उनकी पदोन्नति कब होगी, उनका कार्य पूर्ण कब होगा, उनका कार्य पूर्ण क्या होगा, और उनकी क्या योग्यता रहेगी। ये सब जब हम अपने कर्मचारियों का प्रबंध करेंगे, कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, तो ये सब हमें उसमें देखना होगा। उसके बाद में आता है डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन। अब जब हमने अपनी योजना बना ली, कर्मचारियों की जो हमें आवश्यकता थी, उन कर्मचारियों का हमने एक लिस्ट बना ली
उसके बाद उन कर्मचारियों की भर्ती के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है वो भी हमने देख ली। तो अब हम उसे निर्देशित करेंगे। अब हमें बताएंगे कि आपको हमने इस भर्ती के, जो आपकी भर्ती की गई है, आपको हमने जो रखा है वो क्यों रखा है, हमारा ये उद्देश्य है और इस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं और आप सबको उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करनी है। मतलब हम जो हमारे कर्मचारी है उनका निर्देशित करेंगे कि किस प्रकार से वो हमारी सहायता करेंगे और उनको उसके लिए क्या क्या काम करना होगा और कार्यों का डिवाइडेशन करेंगे, मतलब कार्य को बंटवारा बांट देंगे उनमें कि आपको ये कार्य करना है। पांचवा कार्य आता है कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय। अब जब हमने योजना बना ली, कर्मचारियों की भर्ती भी कर ली, उनको हमने निर्देशित भी कर दिया, अब उनके साथ हमें समन्वय स्थापित करना है। और समन्वय किस प्रकार स्थापित करना है कि हमने जिन लक्ष्यों को, जिन उद्देश्यों को लेकर उन कर्मचारियों को रखा है, हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम अपने उन कर्मचारियों का किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं या हम उनको किस प्रकार से दिशा निर्देश दे सकते हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करना है कि हमें ये कार्य पूरा करना है और इस कार्य को पूरा करने के लिए आप हमारा सहयोग करो। अपने ये भी कह सकते हैं कि हम उनके साथ अच्छे से बातचीत करके या फिर उन अच्छे दिशा निर्देश देकर अपने कार्यों को पूरा करवा सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो बड़े से बड़ा कर्मचारी है उसको और जो अपना छोटे से छोटा कर्मचारी है उन सबको एक साथ लेकर समन्वय के साथ साथ चलना है। तो अपना अगला कार्य आता है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग से क्या तात्पर्य हुआ कि जब हमने योजना बना ली, हमने अपना संगठन भी स्थापित कर लिया कि हमें किन किन कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, हमने उन कर्मचारियों की भर्ती भी कर ली, हमने उन कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दे दिए कि हमें क्या क्या लक्ष्यों को पूरा करना है, किन किन उद्देश्यों को पूरा करना है। अब जब सभी अपने कार्यों में लग गए तो उनके साथ समन्वय स्थापित करना है कि वो अपना कार्य अच्छे प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उन कार्यों को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इसके बाद में बात आती है रिपोर्टिंग की। ठीक है, तो रिपोर्टिंग में क्या होगा, देखो रिपोर्टिंग में होगा जैसे हमने जो जिन कार्यों के लिए अपने स्टाफ को भर्ती किया है तो उन व्यक्तियों से, उस स्टाफ से हम अपनी रिपोर्ट लें कि आपको जो कार्य दिया गया था आपने उन कार्यों को कितना पूरा किया है। एक प्रकार से अपने कह सकते हैं उनसे प्रतिवेदन मांगना, रिपोर्ट लेना कि आपने जो जो कार्य किए उन कार्यों में आप कहां तक सफल हुए या कहां तक सफल नहीं हुए। ठीक है, तो इसमें हम अपने जो कर्मचारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगेंगे, उनसे खुद से कि आपको जो लक्ष्य दिए गए, आपको जो कार्य दिए गए उनमें आप कहां तक सफल हुए। लास्ट आता है बजटिंग। ठीक है, तो बजट में क्या होगा, देखो हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ धन राशि की आवश्यकता होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है वित्त, यानी कि धन। हम कोई भी योजना बना लेंगे, हम कोई भी संगठन सोच लेंगे, हम किसी भी कर्मचारियों की भर्ती की योजना, योग्यता सब डिसाइड कर लेंगे, उनको निर्देशित भी कर देंगे, उनके साथ समन्वय भी स्थापित हो जाएगा, उनसे हम रिपोर्ट भी ले लेंगे, लेकिन अगर हम उनको धन नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे तो वो कोई भी कार्य अच्छे प्रकार से नहीं करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं। तो हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उस कार्य को शुरू करने से के साथ ही हमें बजट की आवश्यकता होती है। और जब हम इसके सिद्धांत में जब हम बजट की बात करते हैं तो हमें अपना कार्य या अपनी जो उद्देश्य है या अपनी जो नीतियां हैं उनको उस बजट के अनुसार ही पूरा करना है। ऐसे नहीं कि हमारे पास बजट तो थोड़ा सा और हमने योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बना ली लेकिन वो योजना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जैसे मान लो अपने को कोई तैयारी करनी है और अपने सोच रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे भाई, चलो अपने कहीं बाहर चलते हैं, कोई बड़ी सिटी में अच्छी सी कोचिंग लेते हैं, लेकिन हमारे पास इतना धन ही नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूट में जा सके। तो जो लास्ट है सबसे महत्वपूर्ण, बजट हमारे पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से जो हेनरी फ्योल थे और जो लुथर गुलिक थे, उन्होंने उर्वरिक के साथ मिलकर अपने प्रशासन के सिद्धांत दिए। इस प्रशासन के सिद्धांत को हम शैक्षिक प्रशासन में, शैक्षिक प्रबंधन में और इसके साथ साथ अन्य कोई भी योजना हो, मतलब किसी भी प्रकार का प्रशासन हो, किसी भी प्रकार का प्रबंध हो, उस सभी में इन
कार्यों को लागू कर कर 7 कार्य तो ये हो गए और फ्यूल के हो गए 5 कार्य। तो इन पांचों कार्यों को सुधार करके हेनरी फ्यूल ने दिए थे 5 कार्य, और इन पांचों कार्यों में सुधार कर लुथर गुलिक ने ये 7 कार्य दिए थे। तो ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी प्रशासन या किसी प्रबंध की बात करें और उस प्रबंध और उस प्रशासन में अगर हमें अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से करना है तो हमें इन कार्यों को फॉलो करना होगा, हमें इसी के अनुसार काम करना होगा, तभी हमारे लक्ष्य या हमारे जो उद्देश्य हैं वो सही रूप से पूरे होंगे। सबसे ये जब इन्होंने बात की थी लुथर गुलिक ने और हेनरी फ्यूल ने, ये लोक प्रशासन से संबंधित थे और उन्होंने वहीं पे इसकी बात की, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको सभी प्रबंधन में और सभी प्रशासनों में इसको शामिल कर लिया गया। इसी प्रकार इसको शैक्षिक प्रबंध में भी पढ़ा जाता है। धन्यवाद।